Welcome back to all of you to our new session of modern history. Today we will discuss about the annexation of Mysore after the completion of Bengal. तो आज हम देखेंगे कि मैसूर का annexation कैसे हुआ और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमें एग्ज़ाम के लिए, वो समझेंगे आज। बंगाल को जीतने के बाद कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि अब एक रूल स्टैब्लिश हो गया था ब्रिटिशर्स का इन इंडिया, और जगह थी बंगाल। साउथ इंडिया में उनकी प्रेजेंस पहले से बहुत मजबूत थी क्योंकि वो ट्रेडिंग सेंटर सबसे पहले साउथ इंडिया में ही लगाए थे, आपको याद ही है। और इसके बाद जो लोकल रूलर्स थे साउथ इंडिया में, जैसे निज़ाम है, मराठा है, हालांकि लड़ाई उनकी सबसे होगी, पर बच्चों आपको ये समझना है कि किस वक्त होगी। टाइम इंपॉर्टेंट है, कब किसके दोस्त हैं कब किसके दुश्मन हैं, ये समझना ज़रूरी है। एक चीज़ दिमाग में नहीं बिठानी आपको कि नवाब की फ्रेंडशिप है ब्रिटिशर्स के तो कभी उनको अटैक ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इस भ्रम को, इस पॉलिसी को आपको तोड़ना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स व वेरी ग्रीडी, उनको प्रॉफिट चाहिए, जब फ़ायदा दिखेगा किसी को भी उड़ा देंगे वो, राइट। तो बस आपको देखना है लड़ाई सबसे होगी, पर टाइम क्या होगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स चालाक हैं, वो एक साथ सबको नहीं निपटा सकते, तो एक साथ सबसे लड़ाई भी नहीं करने वाले। समझ में आया? इसका मतलब बंगाल के बाद हम आते हैं साउथ इंडिया पे, और साउथ इंडिया पे आने से पहले मैं आपको किंगडम दिखाना चाहता हूँ मैसूर की, फिर हम शुरू करेंगे तब अच्छे से बेसिक ज़ीरो से। देखो, हालांकि ज़ीरो तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, पर फिर भी आप ये जो एरिया दिख रहा है आपको, दैट इज़ दी मैसूर किंगडम। और कब की बात है? 1784, जब मैसूर अपने पीक पे था। पीक मतलब हर कोई भी किंगडम अपने पीक पे होती है। मैक्सिमम एरिया कभी मैसूर के अंडर रहा होगा तो वो ये था। अब आप देख सकते हो यहाँ पे माहे का पोर्ट है, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा वेस्ट कोस्ट यहाँ नीचे का ले रखा है, केरल, छोटा सा बस त्रावणकोर एक रियासत थी छोटी सी, उसको छोड़ दो तो ये पूरा मैसूर आपका हो गया है, आप देख सकते हैं, राइट। और आप एक चीज़ ध्यान रखोगे बच्चों एग्ज़ाम के लिए कि मैसूर के जस्ट ऊपर यहाँ पे मिलेंगे आपको निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो इनका भी एक स्टेट है, ठीक है। नीचे त्रावणकोर तो है ही है, और ये भाई साहब ये रहा मराठा एम्पायर। ये पूरा ये तो यहाँ बना दिया मैंने। मराठा एम्पायर उड़ीसा तक फैल गया था, कलिंग, इतना बड़ा मराठा एम्पायर था, यू कैन इमेजिन। तो दिस इज़ द मराठा एम्पायर आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, इतना बड़ा मराठा एम्पायर था। तो आप सोचो, बंगाल तो हम ख़त्म करके आ चुके पूरा, अब मराठा, निज़ाम और मैसूर, ये तीन अगर जिसने समझ लिए ढंग से इनके बीच में क्या उठापटक होगी, तो आप समझ जाओगे मैसूर का एनेक्सेशन क्यों करना पड़ा या क्यों हुआ, ठीक है। एक तरफ तो मराठा इतनी पावर, तो अब कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि 1765 में तो पूरा पिक्चर क्लियर हो गई थी, कहाँ की? बंगाल की। साइमल्टेनियसली आप कहोगे कि सर 1761 में यहाँ पे पानीपत, आपको पता है यहाँ पे दैट क्या लड़ी गई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। तो मराठाओं की यहाँ हार होती है, डिफीट। तो मतलब जब बंगाल में ब्रिटिशर जीत रहे थे उससे 4 साल पहले ही मराठाओं की हार वहाँ हो चुकी थी। पर इससे ये मतलब मत निकाल लेना कि मराठा वीक हो चुके थे। अब हार हुई तो क्या हो गया? पूरा इतना बड़ा एम्पायर दिख रहा है आपको, कितना बड़ा एम्पायर है, राइट। इट मीन्स कि जब ये यहाँ से फ्री हुए ब्रिटिशर्स, हालांकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे भी हैं, पर मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ से फ्री हुए तो उनके सामने बहुत बड़ा मराठा एम्पायर था, निज़ाम का एम्पायर था, और मैसूर लगातार ग्रो कर रहा था। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि लगातार ग्रो कर रहा था? और मैसूर के ग्रो करने से निज़ाम परेशान थे और मराठा भी परेशान हो गए। अब आप समझ रहे हो? और आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि मैसूर में और इनके आसपास क्या हो रहा था। तो निज़ाम इस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिस्ट, निज़ाम के बारे में कहूँगा कि इनको बस अपॉर्चुनिटी देखनी है, कब मराठाओं के साथ होना है, कब ब्रिटिशर्स के साथ होना है। मैसूर के साथ ये कभी नहीं थे, ये बात आप बिठा लेना दिमाग में कि दे वर वेरी मच अगेंस्ट द मैसूर, क्योंकि मैसूर इनका एरिया कैप्चर करता था। टीपू सुल्तान, हैदर अली, मैं सब बताऊंगा अभी, तो वो इनका एरिया कैप्चर करता था। दैट्स वाई ये कम होते जा रहे थे, और ये चीज़ पसंद नहीं आई थी निज़ाम को। किसको पसंद आएगी कि आपके पास वाला स्टेट का जो है लगातार एरिया कैप्चर कर रहा है? आप पसंद नहीं कर पाओगे। मराठा पसंद नहीं कर रहे थे, निज़ाम पसंद नहीं कर रहे थे, मैसूर लगातार एरिया एक्सपेंड कर रहा था। तो आखिर मैसूर में चल क्या रहा था ऐसा कि ये अपना एरिया इतना एक्सपेंड कर रहा था? समझ में आया? दैट इज़ द क्वेश्चन। चलो मान लेते हैं कर भी रहा था, अभी बाद में समझेंगे क्या हो रहा था। तो ये कर रहा था तो प्रॉब्लम तो मराठाओं को भी हो रही थी, निज़ाम को भी हो रही थी, और किसको हो रही होगी? ब्रिटिशर्स को भी प्रॉब्लम हो रही थी। दैट्स वाई वी आर, वो
अब ब्रिटिशर्स को क्यों दी थी? आप तो सोचोगे यार ब्रिटिश से क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उनको चाहिए मैक्सिमम एरिया इज रिजल्ट इनटू मैक्सिमम प्रॉफिट। और प्रॉफिट के केस में क्या था, तो आप कहोगे सर इससे क्या दिक्कत है, वो तो मैसूर से भी कोई ट्रीटी वीटी कर लेते, समझौता एग्रीमेंट, तो क्या दिक्कत थी उनको? दिक्कत ये थी कि मैसूर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रांस। अब आप कहोगे सर फ्रांस तो ख़त्म हो गया, कहाँ ख़त्म हुआ भैया, अभी तो 1761, ठीक है चलो आपकी बात मान भी लेते हैं कि ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद फ्रांस ख़त्म हो गया। मैं फ्रांस के इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ, फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्रांस का इन्फ्लुएंस था, फ्रांस के लोग अभी भी मैसूर में रहते थे शांति से। इट मीन्स, और जब तक फ्रांस हारा नहीं था तब तक एकदम प्यार मोहब्बत चल रहा था मैसूर का और फ्रांस का। तो ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स वर अगेंस्ट ऑफ व्हाट, मैसूर। सब कहानी आप देखो, कहानी यही कहती है कि ब्रिटिशर्स मैसूर के खिलाफ होने ही थे, क्योंकि मैसूर बिल्कुल क्लोज था फ्रांस के। अरे मैं मैसूर के बारे में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, फ्रांस ने तो इनकी आर्मी तक ट्रेन की थी, शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी मैसूर को दे दी फ्रांस ने। ये सब ब्रिटिशर्स को पसंद आएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला, राइट। तभी तो फिर कार्नेटे की लड़ाई हुई, इनका पूरा सब साफ कर दिया उनको। बट हम सिर्फ मैसूर के ऊपर रहेंगे अभी। तो मैसूर का फैलना निज़ाम को, मराठाओं को पसंद नहीं आता, मराठाओं को यहाँ अलग चोट मिल गई थी। और मराठाओं के अंदर, ध्यान रखना, मराठाओं के खुद के अंदर लड़ाई चल रही थी पेशवा बनने की। वो मैं जब मराठाओं पे आऊँगा तो बताऊँगा। पेशवा इज जस्ट लाइक अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ मराठा एम्पायर। तो पेशवा बनने की हो, रणवीर सिंह के मरने के बाद, जो आप मूवी देखते हो ना बालाजी बाजीराव फर्स्ट, उनके मरने के बाद में सब पेशवा बनना चाह रहे थे, उनके भाई भी, उनके बच्चे भी। तो वो ये अंदर ही अंदर मराठा स्टेट, इतना बड़ा स्टेट ब्रिटिशर्स ने कैसे जीत लिया? इनकी खुद की गलती की वजह से। ध्यान रखना, मराठा इसलिए आ रहे, मैसूर पे तो ब्रिटिशर्स की पावर चली, निज़ाम में ब्रिटिशर्स की चालाकी चली, और यहाँ पे ये खुद ही डूब मरे। ब्रिटिशर्स ने बस एक होता ना कि भाई वो कोई खाई में गिर रहा है, एक लात मारनी है बस, जस्ट लाइक ब्रिटिशर्स ने ऐसा किया। समझ में आ रहा है? ये मैं क्या दे रहा हूँ आपको, ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हुआ। इनके साथ तो मस्त लड़ाइयाँ लड़ी गई, इनके साथ में भी लड़ाइयाँ लड़ी गई, पर आप देखो बहुत पावरफुल थे, इतने पावर, राजपूत तक डर रहे हैं इनसे, तो फिर ब्रिटिशर्स को भी सोचना पड़ेगा। पर ब्रिटिशर्स ने उस समय तक का वेट किया जब पॉलिटिकली मराठा एम्पायर वीक हो जाए, इतना वीक कि कोई, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं होगा ना, तो कितना बड़ा एरिया आप खड़ा कर दो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। समझ में आया? क्यों? क्योंकि मुगलों के साथ भी तो ये हुआ, मुगल तो पूरा यहाँ तक, पूरा पाकिस्तान सब कुछ था, फिर भी डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब के बाद में कोई पावरफुल रूलर नहीं आया। रूलर इंपॉर्टेंट होता है। एम्पायर कब बनता है? जब रूलर स्ट्रांग हो। आप छोटे से उसको एक छोटा सा टाउन दे दो, अगर वो दमदार है तो वो पूरा बड़ा एरिया कैप्चर कर लेगा अपने आप। और आप किसी को बहुत बड़ा एरिया दे दो और वो इतना कैपेबल नहीं है, इनकम्पिटेंट नहीं है, तो क्या होगा? डिक्लाइन होगा उसका एरिया, सिंपल, हारेगा वो। तो इसका मतलब मैसूर इंक्रीज़ कर रहा था, निज़ाम और मराठाओं को पसंद नहीं आ रहा था, मराठाओं के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, निज़ाम अपॉर्चुनिटी का वेट करता था, और ब्रिटिशर्स, कैप्टन असल तो हंस रहे हैं, इन सबको तो मैं ही बताऊंगा, आखिर मैं ही जीतूंगा, राइट। पर वो कब होगा, तो आपको ये ओवरव्यू पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कहानी चल रही थी। क्लियर है सबको यहाँ तक? अगर ये ओवरव्यू आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे। मैसूर। अब देखो, मैसूर में दो नाम आपको ध्यान रखना है। मैं मैसूर की हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला यहाँ कि मैसूर में क्या हुआ था। मैं मैसूर में से उस हिस्ट्री को बाहर निकालना है जब उनका किसके साथ पंगा हुआ था, ब्रिटिश। समझ में आ रहा है? पहले तो ये क्लियर कर लेना कि अगर मैसूर की हिस्ट्री पढ़नी है तो वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। वो स्ट्रेट पीछे से मैसूर में पूछते हैं, यहाँ नहीं पूछेंगे। तो हमको मैसूर की हिस्ट्री में से वो पन्ने निकालने हैं जो किससे मतलब रखते हो, ब्रिटिशर्स। समझ में? तो मैं सीधा उस साल पे जाऊंगा जिस साल में कहीं ना कहीं किससे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ होगा, ब्रिटिशर्स से। समझ में? क्लियर है यहाँ तक? क्यों? ब्रिटिशर्स ने जीता है तो मतलब ब्रिटिशर्स का ही तो रोल है मेन। तो मैं सीधा उसी सालों पे जाऊंगा या उसी राजा पे जाऊंगा जब ब्रिटिशर्स ने एक्वायर करना शुरू किया किसको, मैसूर को। क्लियर है सब? अगर बैकग्राउंड की सारी चीज़ें क्लियर है तो अब आते हैं मेन। अब दो नाम आपको सुनने को मिलेंगे, हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान, ठीक है। अभी दो नाम क्या है इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, पर पहले थोड़ा बैकग्राउंड अगेन, राइट। मैसूर का एरिया आपने देख लिया और मैंने वहाँ पे क्या समझाया था आपको कि मैसूर जो है वो लगातार एक्सपेंड कर रहा था। अब यही चीज़ पकड़नी कि एक्सपेंड क्यों कर रहा था, राइट। और यही चीज़ सबको पसंद नहीं आई, तभी तो लड़ाई होगी, तभी लड़ाइयाँ होंगी। उन लड़ाइयों को बोलते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मतलब अंग्रेज़, मैसूर, उनके बीच में लड़ाई होगी। क्यों होगी वो वहाँ तक पहुँचने के लिए बैकग्राउंड चाहिए हमको, राइट। तो अब देखो होगा क्या कि एक रूलर थे, उन रूलर का नाम था चीका कृष्ण राजा वाडियार। वाडियार डायनेस्टी रूल करती आ रही थी 1612 से, कहाँ पे, मैसूर में, राइट। अब हालांकि इसकी भी बहुत हिस्ट्री है,
टू बी स्पेसिफिक 1565 से रूल करते हुए आ रहे थे। अब मैं आपको सर ये कौन से नए नए साल निकाल रहे हो, ये सब आपको याद नहीं रखना, ये तो बस मैं आपको एक होता ना बच्चों में क्यूरियोसिटी के सर ये सीधा आप कैसे आगे, इसके पीछे क्या था, मुझे हमेशा पता है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो पीछे के पहले पढ़ना है, आगे का भले ही पढ़े नहीं पढ़े, है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अब ये वॉडिया डायनेस्टी रूल करती थी इफेक्टिवली 1612 से, और शुरुआत इनकी हुई थी 1565 से। अब सर इससे पहले क्या था, इससे पहले भी तो कुछ रहा होगा, पर वो मेडिवल हिस्ट्री है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, बट फिर भी मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या था उससे पहले। राइट, उससे पहले था, आप देखो ये जो एरिया मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूँ ना, राइट, ये एरिया था विजयनगर एम्पायर। आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था अपने टाइम पे, राइट। विजयनगर एम्पायर जो कि 1334 से 1565 तक रफली रहा, इतने साल। अब आप समझ में आए ये साल मैंने वहाँ क्यों लिखा था, क्यों, क्योंकि विजयनगर बहुत बड़ा एम्पायर था, इसके अंदर एक छोटा सा स्टेट था, क्या, मैसूर। अब आया समझ में। तो मेडिवल टाइम में मैसूर, मध्यकालीन इतिहास में मैसूर रिपोर्ट करता था विजयनगर के जो राजा थे, किंग, राइट, जिनको राया कहा जाता था, इनके यहाँ राजा को क्या बोलते थे, राया। जैसे जयपुर में सवाई, हैदराबाद में निज़ाम, बंगाल में नवाब, यहाँ पे क्या बोलते थे विजयनगर एम्पायर को, राया। एनसीईआरटी पढ़ोगे, डिटेल में चैप्टर है विजयनगर एम्पायर के ऊपर अलग से, राइट। तो मैसूर के जो लोकल चीफ थे वो रिपोर्ट करते थे किसको, विजयनगर एम्पायर के राजा को। और जब विजयनगर एम्पायर कोलैप्स हुआ, समझ में, डेक्कन सल्तनत, डेक्कन के जो सुल्तान थे वो इकट्ठे हो गए किसको हराने के लिए, विजयनगर वॉज अ हिंदू किंगडम। ये सब आप मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ोगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। वहाँ से क्या काम का है, जब ये डिक्लाइन हुआ तो मैसूर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, जैसे मुगल एम्पायर में हुआ था। समझ में आया, सेम कहानी रिपीट हो रही है। इसका मतलब जब ये डिक्लाइन हुआ, मतलब एरिया कम हुआ, तो मैसूर बच गया, और मैसूर को फिर जो रूल करते थे वो थे वॉडिया डायनेस्टी, और वॉडिया डायनेस्टी रिपोर्ट करते थे विजयनगर के राजा को। पर जब ये ख़त्म हो गया तो ये भी अलग हो गए, और इन्होंने अपना एक अलग से एक स्टेट, एक किंगडम बना लिया। उस किंगडम का नाम क्या है, मैसूर डायनेस्टी या मैसूर किंगडम, और वही वहाँ से निकल कर आए वॉडिया डायनेस्टी। आई होप आप क्लियर हो गया हो कि ये कहाँ से आए, इनका बैकग्राउंड क्या था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना कि वॉडिया डायनेस्टी कहाँ से आए। अब ये कहाँ से आए वो तो समझ में आ गया। तो इनकी जो हिस्ट्री है उसमें से हमें एक ही किंग को पकड़ना है, दैट इज़ द चीका कृष्ण राजा। इनका साल है ये आपके सामने लिखा हुआ है। इनके दो मिनिस्टर्स थे, उनका नाम था नंदराज एंड देवराज। ये हैं दो मिनिस्टर्स। तो मतलब इनके शासनकाल में मैसूर में दो मिनिस्टर बहुत एक्टिव थे, नंदराज एंड देवराज, ठीक है। अब ये क्या करते थे मैं आपको बताऊं, ये मिनिस्टर्स थे, वहाँ पे दो पोस्ट होती थी। एक तो पोस्ट, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा मैसूर के, एक को बोलते थे दलवाई, एक को बोलते थे सर्वाधिकारी, लाइक अ प्राइम मिनिस्टर। तो दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट थी, इन दोनों ने हेल्ड कर रखी थी। तो राजा एक पपेट की तरह बन गया था, क्योंकि पावर इनके पास आ गई थी इंटरनल पॉलिटिक्स से। अब वो आपको जानना है तो आपको मैसूर की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, वो आप जाके अलग से पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो इसका मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स में की वजह से ये दोनों पावरफुल हो गए थे, और राजा थोड़ा वीक हो गया था। होता ना कई बार ऐसा, राजा वीक हो जाता है, उनके मिनिस्टर्स स्ट्रांग हो जाते हैं। मराठाओं में भी ऐसा ही हुआ। हम बात करेंगे हैदर अली की। हैदर अली देखो, ये उनका जन्म होता है 1722 में और 82 में डेथ होती है। हैदर अली कौन था? हैदर अली देखो ध्यान रखना, ये आया कहाँ से था ये तो आज तक पता नहीं है, हिस्टोरियन को भी क्लियर नहीं है कि ये कहाँ से आया था, राइट, किस डायनेस्टी या कहाँ से ये बिलोंग करता था। इतना पता है कि ये मैसूर की आर्मी में घुड़सवार के तौर पे भर्ती हुआ था एज अ हॉर्समैन, राइट। तो कैवलरी में ये, कैवलरी जो थी मैसूर की, वहाँ पे ये इंडक्ट हुआ था एज अ पैटी आर्मी ऑफिसर, ठीक है। बट अब आप इनका नाम हम पढ़ भी क्यों रहे हैं, ऐसा क्या किया? ये तो नॉर्मल सोल्जर था, पढ़ इसलिए रहे मतलब कुछ तो खास बात होगी इसमें, तभी तो पढ़ने को मिल रहा है हमको। खास बात ये थी, ही वॉज वेरी गुड इन मिलिट्री टैक्टिक्स, ऑसम, मतलब 10 on 10 मार्क्स दे सकते हो आप मिलिट्री टैक्टिक्स में। इतना पावरफुल था कि इसने अपना कद राजा की नज़रों में, मिनिस्टर्स की नज़रों में लगातार बढ़ाया। ही गॉट प्रमोशन एंड प्रमोशन, इतने प्रमोशन मिले। एक टाइम ऐसा आया कि ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मैसूर स्टेट, राइट। उसको बोलते थे या फिर चीफ ऑफ आर्मी ऑफ मैसूर स्टेट, समझ में? उस पोस्ट तक चला गया ये। क्यों गया होगा आप सोचो, क्योंकि इसमें काबिलियत होगी, और इस लोग और हिस्टोरियन कहते हैं इसमें दोनों काबिलियत थी, मिलिट्री वाली भी और चालाकी करने की स्ट्रैटेजी,
इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत माहिर था ये। इसने जब देवराज और नंदराज भी थोड़े वीक पड़ गए तो फिर हैदर अली का राइज होता है अंदर ही अंदर। ये तीसरा एंगल खोल देता है मैसूर की जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही होती है उसमें। तो हैदर अली क्या करता है कि लगातार जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी इसका फ़ायदा उठाता है और आगे से आगे राइज करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। अब कैसे क्या क्या हुआ उस इंटरनल पॉलिटिक्स में वो तो आप हिस्ट्री मैसूर की पढ़ना अलग से, ठीक है, इसमें हम उस पर चर्चा नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बस इतना समझ लो कि इसने इतनी बड़ी पोस्ट एक्वायर कर ली कि कहीं ना कहीं जब बाहर के छोटे मोटे राज्यों का आक्रमण होता था तो हैदर अली निपटाता था। तो हैदर अली की कमांड चलती थी और कमांड चलते चलते ऐसा लगा कि एक तरह से ये राजा ही बन गया है। ऑनेस्टली ये गद्दी पे बैठ गया था, राजा की गद्दी इसने एक्वायर कर ली थी। आफ्टर द कृष्ण राजा इनकी डेथ होती है। इसके बाद में काफ़ी टाइम ऐसा आया जब सक्सेशन का दौर चला मैसूर में, मतलब कौन राजा बनेगा लाइक दिस। उस समय जो एक कहते हैं ना जिसकी बात में वज़न होता है किसी साम्राज्य में, तो हैदर अली की बातों में ज़्यादा पावर आ गई थी बिकॉज मिलिट्री ये हेड करते थे, मिलिट्री इनके हाथ में थी, पावर भी इनके हाथ में आ गई थी। समझ में आया? तो धीरे धीरे राइज़ किया और जब इनको पता चला कि मेरी आवाज़ इतनी है, मैं इतना इंपॉर्टेंट हो गया हूँ मैसूर में, तो ही हिमसेल्फ डिक्लेयर क्या कि मैं ही मेन पावर ऑफ सेंटर हूँ मैसूर में। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या ये कभी इन्होंने ऑफिशियली गद्दी पे बैठे? नहीं, कभी भी ऑफिशियली अपने आप को किंग डिक्लेयर नहीं किया था, कभी भी इनका कोरोनेशन राज्याभिषेक वगैरह कुछ नहीं हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। इसका मतलब क्या था, बैकग्राउंड में ही पावर इनके पास में थी और मेन रूलर वाडिया डायनेस्टी के बच्चे आगे से आगे आज भी प्रेजेंट डे भी 2021 में वाडिया डायनेस्टी रूल करती है। कहाँ पे? मैसूर में, राइट। तो आप ध्यान रखना इनके जो सन वगैरह हैं वो किसकी बात मानते थे? हैदर अली की। तो मेन पावर किसके हाथ में थी? हैदर अली के। समझ में? इतना राइज कर गया, बस इतना बता दिया, वही बहुत है, ये ज़रूरत से ज़्यादा बता दिया है। तो ये आर्मी में थे। लेटर ऑन इन्होंने क्या किया कि नंदराज भाई साहब जो मिनिस्टर, उनकी डेथ वेथ हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस याद रख लो इनकी डेथ वेथ होती है। तो इनका तो राइज लगातार हो ही रहा था, ठीक है। अब हैदर अली ने सोचा, क्योंकि मिलिट्री इनके हाथ में आ गई थी, तो इसने सोचा, इनका बहुत दिमाग था, दिमाग ये रहा हैदर अली। इन्होंने सोचा कि यार एक तरफ तो ब्रिटिशर है, इनको भी सब दिख रहा है, ऊपर निज़ाम है, मराठा एम्पायर तो भाई पीक पे चला गया है। मैसूर छोटा सा था, जब हैदर अली ने कब्ज़ा किया तो मैसूर इतना फैला हुआ नहीं था। हैदर अली ने क्या किया, आसपास के एरियाओं को एनेक्स करना शुरू किया, चाहे हैदराबाद का हो चाहे मराठाओं का हो, लगातार एरिया कैप्चर किया, राइट। इसीलिए तकलीफ़ में थे कौन? निज़ाम और मराठा और ब्रिटिशर्स भी। तो यार ये हुआ क्या कि उन्हें बोलते रहे भाई साहब, निज़ाम बोलते रहे क्या चल रहा है यार, ये कौन आ गया यार, ये क्या सिस्टम चल रहा है, राइट। अच्छे खासे बेचारे सीधे सारे लोग थे, वाइडियर वाले, चटनी वटनी खाते थे, और यहाँ देखो ये कौन आ गया, जीना आराम कर दिया हमारा। एक तो वैसे एरिया कम है, हमें क्या समुद्र में कूद जाऊँ मैं, हैं। तो अब हो क्या रहा था, लगातार एरिया कम हो रहा है और हैदर अली अपना एरिया एक्सपेंड कर रहा है, निकल पड़े ये अपने एरिया। अब ये जब एरिया एक्सपेंड करते थे, यहाँ त्रावणकोर एक छोटी सी रियासत थी, इसका एरिया भी हड़प लिया हैदर अली ने। एरिया मतलब जैसे ये किसी रियासत का एरिया, तो उसकी बाउंड्री का एरिया धीरे धीरे अपने अंडर ले लेना। अब या तो जिसका लिया है वो सीधा अटैक कर दे, वॉर करे उसके ऊपर, ऐसा नहीं किया मराठाओं ने। मराठा वर वेरी मच बिजी एट दैट फ्रंट। कहाँ पे? आफ्टर द डिफीट इन द बैटल ऑफ पानीपत, वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। तो अब क्या हुआ, हैदर अली का राइज होना, इसने क्या किया, इसने सोचा ब्रिटिशर्स, क्योंकि इनकी फ्रेंच से बहुत बनती थी, तो इन्होंने क्या किया, फ्रेंच की हेल्प से अपनी आर्मी को जैसे यूरोपियन आर्मी ट्रेन करती थी वैसे ट्रेन कर दिया। सबसे अच्छा काम तो इन्होंने ये किया, इन्होंने फैक्ट्री लगाई, मॉडर्न आर्टिलरी गन वगैरह सेटअप की मैसूर के अंदर, क्योंकि ये वॉज द हेड ऑफ मिलिट्री, राइट। तो इसने अच्छे अच्छे स्टेप उठाए, किसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए? मैसूर को। लेटेस्ट वेपन खरीदे फ्रांस से, ये भी ध्यान रखना, राइट। और इनका एरिया इतना बढ़ गया था एक टाइम कि ये जो पोर्ट वाला एरिया मैंने आपको बताया था, माहे वगैरह, ये भी आ गया था इनके कब्ज़े में। तो इनके लिए सामान लाना भेजना बहुत फ़ायदेमंद हो गया था। हालांकि इनकी डेथ हो जाती है सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में। इसके बाद में इनकी डेथ, पर डेथ का रीज़न कैंसर था, मार तो इनको कोई पाया ही नहीं। तो आप देखो इसके बाद में क्या होता है। अब हम कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो हैदर अली के बारे में आपने जान लिया, इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे दिया मैंने। अब थोड़ा बहुत टीपू सुल्तान के बारे में, फिर हम सीधा लड़ाई पे आएंगे कि लड़ाई क्या हुआ, क्योंकि हमें वो जानना है, हम मैसूर की हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब फिर टीपू सुल्तान, उनका बेटा, मतलब उनकी डेथ हो गई कैंसर से। हालांकि उनकी डेथ कब हुई, जब 2 लड़ाइयाँ अंग्रेज़ों से हो चुकी थी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर उन 2 लड़ाइयों में क्या हुआ था, कौन जीता था? तभी हमको समझ में आया कि टीपू सुल्तान ने क्या किया। हालांकि वो कौन जीता था वो मैं बाद में बताऊंगा, पर अभी मैं एक इंट्रोडक्शन देता हूँ टीपू सुल्तान के बारे में। ये उनके बेटे, इन्होंने उनको सक्सीड किया, तो मैसूर में पावर इनके हाथ में आ गई।
नाम के लिए राजा बैठता था, पावर इनके हाथ में थी, काइंड ऑफ मराठा जैसा हो गया था कि पेशवा के हाथ में पावर है और जो राजा है वो बस नाम के लिए था। अब टीपू सुल्तान पावर में आता है, इनके पिताजी 82 में मर जाते हैं तो ये 82 में आते हैं। 1799 में इनकी डेथ होती है और डेथ होती भी है अंग्रेज़ों से चौथी लड़ाई में। ध्यान रखना 4 लड़ाइयाँ लड़ी है मैसूर को जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने, और चारों लड़ाइयाँ एक अच्छे डिफरेंस के बीच में 2-4 साल या फिर कुछ सालों में। तो आप क्या देखोगे, आपको देखने को मिलेगा वही स्ट्रैटेजी अंग्रेज़ों की, पहले थप्पड़ मारेंगे फिर हार गए, सॉरी गलती हुई सर, फिर वापस बैकग्राउंड में अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया, फिर लड़ाई की, क्योंकि फिर इसलिए 4 लड़ाइयाँ हो रही हैं। टीपू सुल्तान ने क्या किया, सबसे पहले तो आते ही इन्होंने भी रिफॉर्म किए। क्या, एक तो न्यू कैलेंडर कॉइन्स और वेटिंग सिस्टम मैसूर के किंगडम में इस्टेब्लिश किया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये सब एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं पॉइंट, वही लिखवा रहा हूँ, फालतू कुछ भी नहीं है। इन्होंने एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इन सब में रिफॉर्म किए। इन्होंने क्या किया, एक कस्टम था जागीर देने का, उसको ख़त्म कर दिया। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था, आई थिंक CAPF में ये स्टेटमेंट आया था कि टीपू सुल्तान ने जागीर देने का कंसेप्ट ख़त्म किया। जागीर मतलब राजा क्या करता था, राजा जो अपने नीचे जो सामंत या फ्यूडल चीफ्स होते थे, जो उनके दरबार में उसके सपोर्टर्स बैठते थे, उनको सैलरी पे नहीं करता था। सैलरी की जगह कई बार ज़मीन दे दी जाती थी, लैंड, कि भाई उस पर रेवेन्यू आप कलेक्ट करके आपकी वही सैलरी है। वो सिस्टम बंद कर दिया, इसने सैलरी बेस्ड सिस्टम शुरू किया। हालांकि पहली बार सैलरी बेस्ड सिस्टम इंडिया में किसने शुरू किया था, बताओ, एनी आइडिया? पहली बार अपने सेना को सैलरी कैश टोकन्स कॉइन्स, बात बहुत पुरानी है। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, वेरी गुड। अलाउद्दीन खिलजी वॉज द सुल्तान ऑफ डेक्कन, दिल्ली सल्तनत। आपने पढ़ा नहीं, हालांकि पढ़ोगे तब बताऊंगा, उसने शुरुआत की थी। हालांकि अगर आपने मूवी देखी होती, वो वाली कौन सी मूवी उसकी, एक वो पद्मावत, हाँ, उसमें भी ये सिस्टम था। अगर ढंग से मूवी देखोगे तो समझ में आएगा। तो आप देखोगे, हालांकि सब चीज़ें दिल पे मत लेना कि जो मूवी में थी वो सब कुछ सच होगा, ऐसा नहीं है। तो जागीर सिस्टम कम कर दिया, ठीक है। पॉलीगार्स की पावर कम कर दी। अब बोलो सर ये पॉलीगार कौन है? कुछ नहीं है। आपको याद है मुगलों के टाइम पे, मुगलों के अंडर जो होते थे उनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जैसे नवाब है, कहीं पे कोई राजा है। तो जो साउथ इंडिया में टर्म होती है, जो राजा के नीचे सपोर्टर्स होते हैं उनको पॉलीगार कहते हैं। राजस्थान में सामंत कहते हैं, है ना, कि भाई हमारे सामंत जो दरबार में बैठे होते हैं, शुभ चिंतक, तो वहाँ पॉलीगार्स होते हैं, राइट। अब इसने अपनी आर्मी को यूरोपियन लाइन पे ट्रेन किया अपने पापा की तरह, ठीक है। इन्होंने फ्रांस के साथ तो इतनी अच्छी दोस्ती थी कि आप पूछो मत। जैकोबिन क्लब्स इस्टेब्लिश किए मैसूर में। जैकोबिन क्लब इट्स लाइक अ फिलोसोफर क्लब। बातें होती, चाय नाश्ता पानी, समोसा वमोसा खा रहे हैं, लाइक ऐसे कुछ होता था, राइट। यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। इन्होंने एक पेड़ लगाया था लिबर्टी का सेरिंगपट्टनम में। मैसूर की कैपिटल है सेरिंगपट्टनम, ध्यान रखना, समझ में आया। हालांकि चेंज हुई थी बहुत बार, तो इनके टाइम पे थी। तो ट्रीटी ऑफ लिबर्टी कहाँ लगाया था? ट्री ऑफ लिबर्टी सेरिंगपट्टनम में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये पॉइंट भी एग्जाम में आया था कि इन्होंने पैसे दिए थे फॉर व्हाट? श्रृंगेरी टेम्पल साउथ इंडिया में है, उसको वापस खड़ा करने के लिए। समझ में आया? ये सारे पॉइंट एग्जाम के लिए एक एक याद होना चाहिए, बिल्कुल भी स्किप नहीं किए जा सकते। समझ में आया? तो ये तो बैकग्राउंड था मैसूर का, हैदर अली का और टीपू सुल्तान का। समझ में आ गया? अब देखते हैं कि अब लड़ाइयाँ क्यों हुई, किस किस के बीच में, अंग्रेज़ और मैसूर के बीच में, ठीक है। अब अंग्रेज़ तो बेचारे चालाक, वो तो यार उनको तो ऑलरेडी पता है कैप्टन असल खुश है, मैं तो सब जीत ही जाऊँगा, ये सब बकवास चीज़ें। क्यों? उनको पता है उनकी स्ट्रैटेजी बेस्ट है, वो फ़ायदा ऐसे टाइम पे उठाएंगे। उनको पता है कि उनकी आर्मी लेटेस्ट वेपन है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, नेवी अच्छी है, पैसा उनके पास है, और धीरे धीरे वो इंटरनल पॉलिटिक्स में तो कहते हैं ना इतने स्ट्रांग थे, जो हमारे यहाँ सांस बहुएं भी नहीं कर पाती वो अंग्रेज़ कर लेते थे, है ना। वो तो टीवी सीरियल में आता ना, ऐसे दूध गिर गया 10 बार दिखाएंगे उसको। तो फिर जस्ट लाइक दिस। तो मैसूर में क्या हुआ? अब मैसूर की लड़ाई होती है अंग्रेज़ों के साथ, उसी को कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। और ये शब्द आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, एंग्लो इंडियंस। पॉलिटी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि शब्द कहाँ से आया, राइट। यूरोपियंस की बात होती है या ब्रिटिशर्स की नहीं, हालांकि हिस्ट्री में से ब्रिटिशर्स के लिए यूज़ करते हैं हम। तो एंग्लो मैसूर वॉर कहने का मतलब, ये आपको टाइम दिख रहा है एंग्लो मैसूर वॉर, कितना मैसूर बढ़ गया है, जस्ट लाइक इससे भी ज़्यादा। ये तो मैप थोड़ा पुराना है, इससे भी ज़्यादा मैसूर है। यहाँ दिख रहे हैं माहे का पोर्ट, यहाँ मैंगलोर है ना, यहाँ ऐश्वर्या राय का ननियाल है, आई मीन मैंगलोर एंड माहे, ठीक है। तो आप देखो इसको छोटा करेगा कैसे, जितनी लड़ाइयाँ होंगी एरिया क्या होगा बच्चों?
कम कम कम, क्योंकि फाइनल कौन जीतेगा? ब्रिटेन। आपको तो पहले से ही पता, ये तो मैंने बता दिया ना, वो एनेक्सेशन कर रहे हैं तो जीतेंगे वही। हाँ, बीच में कोई मैसूर ऐसूर बीच में जीत जाए वो अलग बात है, फाइनल विक्ट्री तो उनकी होगी। 1799 द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, और चौथा लड़ाई वहीं हुई है, देख लो, राइट। इट मीन्स 4 लड़ाइयाँ लड़ी गई, किसको जीतने के लिए? मैसूर को। किस किस के बीच में? अंग्रेज़ और मैसूर। मैसूर में 2 खिलाड़ी हैं, हैदर अली, टीपू सुल्तान, तो हम भेदभाव नहीं करेंगे, 2 लड़ाई वो लड़ेंगे और 2 लड़ाई उनके बेटे। यार ये याद करने के तरीके हैं। तो 2 लड़ाई किसने लड़ी? आपके हैदर अली। और हैदर अली के ज़िंदा होते तो शायद कुछ और चीज़ होती। तो ये आपके सामने निज़ाम देखो भाई साहब, उनकी टेरिटरी देख लो। हाँ, इसके ऊपर मराठाओं की है। ये नॉर्दर्न सिरकार क्या है ये मैं बताऊंगा। ये एरिया कैप्चर किया था हैदराबाद, सॉरी निज़ाम ने किसी और से कैप्चर किया था। नीचे त्रवणकोर की एक आपको रॉयल स्टेट दिख रहा है। ये सब दिमाग में रखना, मैं बता रहा हूँ, फिर जब मैं आगे कहानी बताऊँगा तो आपको याद रखना है। अब देखो ये रहा मैसूर, राइट। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, पहला एंग्लो मैसूर वॉर, साल 1766 से 1769। अब 3 साल है, क्या मतलब कि 3 साल लड़ ही रहे हैं, मर रहे हैं। पहले मैंने बताया था, कंसेप्ट दिमाग में बिठाया। 3 साल मतलब 3 साल लड़ाई लगातार नहीं हो रही है, थोड़ी टाइम लड़ाई हुई, फिर 4-5 महीने लड़ाई नहीं हुई, कुछ स्कर्मिश हुए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए, कुछ छोटे मोटे बैटल्स हुए, फिर अगले साल कुछ लड़ाई हुई। उन सारे बैटल्स को मैं कंबाइन कर दूं तो वो क्या बन जाएगी? एक वॉर, ठीक है। और कब तक मैं कंबाइन नहीं करूंगा? जब तक कि कोई नतीजा नहीं आ रहा, कौन जीत रहा है कौन आ रहा है। मतलब मैं किसी से लड़ा और लड़ने पे मेरे उसके बीच में 20 बार हाथापाई हुई 2 सालों में, और उसके बाद मैं हार गया, मैच चला गया छोड़ के। तो इसका मतलब कि कोई मेरी हिस्ट्री लिखना चाहेगा तो क्या लिखेगा कि 20 साल इन्होंने उनसे 20 बार लड़ाई हुई 2 साल में और उनकी डिफीट हो गई, कोई और जीत गया, तो वो वॉर के फॉर्म में लिखेगा, है ना। वो हर बैटल को वॉर नहीं बनाएगा। वॉर इज़ अ बिग थिंग और बैटल इज़ अ स्मॉल थिंग इस टर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो मैसूर में देखो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर होती है, ठीक है, 1766-69। अब आप समझ रहे हो कि ये 3 एक तरफ क्यों है और मैसूर एक तरफ क्यों है। मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर मेरा बैकग्राउंड ढंग से सुना होगा तो आपको पता होगा कि 3 एक तरफ क्यों है और ये एक तरफ क्यों है। क्यों है दीदी? ये तीनों एक तरफ साथ क्यों एक दूसरे के, और ये भाई साहब हैदर अली इस तरफ क्यों है? एनी स्पेशल रीज़न? कैप्टन असल तो हमेशा रेडी है, राइट। अब कैप्टन यहाँ देखो, निज़ाम परेशान था, हैदर अली ने तबाही मचाई हुई थी मैसूर के आसपास। जब इनका टेन्योर चल रहा था, ये इन्हीं का टेन्योर था, 82 तक इन्होंने तबाही मचा रखी थी, राइट। तो ये जब अपना एरिया फैला रहे थे तो क्या निज़ाम को पसंद आएगा? नहीं। ब्रिटिशर्स तो बिजनेस की वजह से वैसे परेशान थे, राइट। और मराठा क्या बोल रहे हैं भाई, देखो ये क्या लिखा हुआ है आपको बताइए। तो इन्होंने पहले बोल दिया कि मैं जाऊंगा तो मैं तो जीत के आऊँगा, ये हैदर अली वगैरह क्या है। हालांकि ये नहीं थे, ये होते तो कुछ और ही बात होती। ये तो मैंने सिंबॉलिक डाला हुआ है। ये तो बेचारे 1740 में ही जो है वो निपट गए थे, आई मीन मर गए थे। तो 1740 में ही नहीं तो चले गए थे, सिंबॉलिक है ना। तो इनके टाइम पे हुआ होता तो खैर कुछ और ही बात। इनके टाइम पे तो इनका भी मुंह नहीं खुलता था, ये तो थे ही नहीं, और ये भी नहीं थे, मतलब आई मीन इनकी भी नहीं चलती थी। ये तो बहुत छोटे थे उस समय, आई थिंक 20-22 साल के रहे होंगे मुश्किल से। तो इनका टाइम अलग था, ये तो बस सिंबॉलिक है। तो ये तीनों एक साथ हो गए कि यार इसने हमें जीना आराम कर रखा है, खाना भी खाने नहीं देते हमको, पता नहीं कब भी अटैक कर देंगे, कौन सा एरिया छीन लेंगे, हैं। तो मतलब नींद उड़ा दी हमारी। किसने? हैदर अली ने। और हैदर अली खुश है, बोले मैं तो सब तैयारी करके बैठा हूँ, फ्रांस से मैंने सब सीख लिया, यूरोपियन पावर वगैरह, फैक्ट्री वैक्ट्री, शिप विप सब मेरी तैयार बैठी है। और ये तीनों बेचारा गुस्सा हो रहे हैं यार, और कैप्टन असल खुश हो रहा है बीच में, इन दोनों को लड़वा दूंगा इससे, लास्ट में मैं जीत जाऊँगा, हैं। कि कैप्टन असल को तो पता है कि भाई मेरे को तो, मैं तो माहिर हूँ इस खेल में। तो ब्रिटिशर्स का काम क्या है, पहले इससे सपोर्ट ले ले, इसको सपोर्ट लेके इसको फोड़ दो, ये फूट गया, फिर इसका सपोर्ट लेके इसको तोड़ दो। तो एक एक का सपोर्ट लिया, सच में यही होगा, एक एक का सपोर्ट लिया, एक एक को हरा भी दिया। और हमारे जो इंडियन स्टेट थे, क्या उनके पास दिमाग नहीं था? आप सोच रहे होंगे, पर सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं। आज हम बैठ के जज करें वो सही नहीं होगा, ठीक है। जिसको नहीं पता साथ में क्यों है फिर बताता हूँ, आप पढ़ लो वापस क्यों साथ में है। क्योंकि ऑफकोर्स मैसूर को तो ये पसंद ही नहीं करता था कि भाई मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ करता भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे खिलाफ पड़े हुए हैं। तो ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। मराठा भी मैसूर से कहीं ना कहीं एक थ्रेट उनको लग रहा था कि थ्रेट की यार ये इतना एक्सपेंड कर रहा है, कहीं हमारे मराठा एरिया में ना आ जाए। और ये इन्होंने भी ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। अब आप बोलोगे ब्रिटिशर्स ने क्यों लड़ाई कर ली? अब ब्रिटिशर्स ने देखो ऑलरेडी इतनी लड़ाइयाँ करके वो अपना बायोडाटा दे रहा है कैप्टन असल के, देखो भाई पंगा मत लेना, ऑलरेडी प्लासी लासी सब मेरे पास सब है।
और अब ये तीनों चाहते हैं किसके अगेंस्ट, मैसूर के अगेंस्ट करना। बट वाई, बिकॉज ऑलरेडी हमने जब बैकग्राउंड देखा था तो समझा था कि ब्रिटिशर्स की दोस्ती निज़ाम के साथ थी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे निज़ाम के साथ दोस्ती थी। निज़ाम बोल रहा था यार कुछ करो यार कैप्टन साहब, ये क्या तमाशा लगा रखा है। नीचे जो त्रावणकोर की छोटी सी रियासत थी, आपको पता है, वो ब्रिटिशर्स के बहुत सपोर्टर थे, तगड़े सपोर्टर थे। उनको भी हैदर अली परेशान कर रहा था। तो दे ऑल्सो कंप्लेन टू कैप्टन असल साहब ने बोला ठीक है मैं देखता हूँ कुछ करता हूँ, राइट। तो इन्होंने बोला अब तो टाइम आ चुका है, तीनों मिल गए, उधर हैदर अली अकेले, राइट। पर हैदर अली ने फिर इनको चुन चुन के मारा और सरप्राइजिंगली हैदर अली जीत गया। पहली लड़ाई ये तीनों एक तरफ थे, चुन चुन के इनको मारा, राइट। और हैदर अली ने बोला अब मैं जीत गया हूँ, चुपचाप अपना एरिया मेरे को और दे दो। तो निज़ाम कह रहा यार तुम्हें फालतू बुलाया, इससे अच्छा तो मैं खुद ही लड़ लेता, कोई ट्रीटी वीटी कर लेता, कम से कम मेरा और एरिया तो नहीं जाता। बोले कैप्टन से वो तुम निकल यार, तेरी शक्ल नहीं देखनी मुझे, राइट। तेरी वजह से एक तो मैं लड़ाई और हार गया, अभी और एरिया लेगा। तो अब मैसूर देख रहे हो लगातार एक्सपेंड हो गया, और एरिया ले रहा है, किसका, निज़ाम का भी ले लिया, मराठाओं का भी ले लिया, त्रावण को तो और परेशान किया हैदर अली ने। अब ब्रिटिशर्स समझ गए थे यार ये ऐसे एक्सपेंड होता रहा ना तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं बचने वाला हमारे पास, राइट। तो तीनों हार गए और हैदर अली जीत गया। हैदर अली ने बोला भैया फटाफट आ जाओ मद्रास में, 10 बजे पहुंच जाना, ट्रीटी साइन करेंगे। और ट्रीटी में क्या था, सिंपल ट्रीटी, हैदर अली ने कहा था जो मैं कहूँगा वही होगा। हैदर अली ने बोला इनसे भी एरिया लिया, निज़ाम से भी लिया, इनसे भी लिया। अब आप कहोगे सर कौन सा एरिया लिया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किताब में जाओगे तो एरिया भी आपको नाम बहुत सारे मिल जाएंगे, मत पढ़ना, मेरी बात मानना, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब हर बार क्या होगा सर, हम क्या याद रखें, याद रखना जो जीतेगा वो एक दूसरे का एरिया कैप्चर करेगा। ऐसा ही होता था, मुगलों के टाइम पे भी ऐसे ही होता था, हमेशा से ही चलता था। तो हैदर अली तो भाई साहब जीत गए, अब लगातार बढ़ रहे हैं। और ब्रिटिशर्स अपना बोरिया बिस्तर बांध के फिर अपने सेटलमेंट में चले गए, ट्रीटी साइन कर ली, पीस ट्रीटी, भैया ठीक है अब झगड़ा नहीं करेंगे। हालांकि इतना आसान नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ कि बस आए लड़ाई हो गई सब कुछ, इसमें भी बहुत कुछ हुआ था इंटरनली। हालांकि वो सब हमें नहीं जानना है, हमें PhD नहीं करनी है। कंक्लूजन यही है, आपको ध्यान रखना है, पहली लड़ाई कौन जीता, हैदर अली, पावरफुल हो गया, बाकी सबका एरिया थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब हैदर अली ने सोचा कि भाई मैं तो बढ़ूंगा, मैं तो अपना काम करता रहूँगा, तुम्हें जो करना है करो। ऑलरेडी वो जीत गया तो उसको और ऐसा लगा कि मैं तो कोई रोकने वाला ही नहीं है यार, क्या दिक्कत है। और ब्रिटिशर्स बैकग्राउंड में वही, जब भी हारेंगे तब तक अपनी तैयारी और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो वो और मजबूत करने की कोशिश करते हैं, पर हमें कोई रीज़न तो चाहिए कि दूसरी लड़ाई हो। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज, तो फिर होती है दूसरी लड़ाई। अब कैसे होती है देखो, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84, ठीक है। अब आप पीछे जाओ, यहाँ कब है 69, 10 साल तक कुछ नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन, 10 साल तक कुछ नहीं हुआ। 10 साल में तो तबाही मचा दी होगी हैदर अली ने। बिल्कुल, हैदर अली ने बहुत एरिया मराठाओं का, निज़ाम का कैप्चर कर लिया था, बट उससे आगे वो नहीं बढ़ा क्योंकि ट्रीटी साइन हो गई थी। और ट्रीटी साइन एक सीज़ फायर था और वो खुश था, उसके पास काफ़ी एरिया था, ही वॉज रूलिंग वेरी गुड। 80 की बात है जब लड़ाई शुरू होती है, 82 में मर जाता है हैदर अली। तो बीच में उसका बेटा आता है इस लड़ाई में और ट्रीटी साइन कर, मैं बताऊंगा आगे जो भी होता है। अभी आपको ये समझना है कि इस टाइम तक हैदर अली बहुत पावरफुल हो गया था और ब्रिटिशर्स भी 10 सालों में बंगाल से बहुत रेवेन्यू आ रहा होगा उनको। याद करो बंगाल पहले जीत लिया, नीचे ट्रेडिंग सेंटर उनके स्टैब्लिश है, आर्मी काफ़ी आ रही थी। अब आप कहोगे सर अब ब्रिटिशर दोबारा इनसे लड़ेंगे, बट इस बार ब्रिटिशर और पावरफुल हो जाएंगे पिछली बार से भी ज़्यादा। अब कहोगे सर ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि 1765 में तो बंगाल को जीतने के बाद 1780, 15 साल में तो उन्होंने अपनी कॉलोनी बसा ली, रेजिडेंशियल कॉलोनी स्टैब्लिश कर दी बंगाल में। जब दोबारा बंगाल पे आऊँगा मैं, समझ में आ रहा है। तो उनके वहाँ पे बहुत सैनिक तादाद में लोग आ रहे थे एंड वो उनको मालूम था कि यार मैसूर को नहीं रोका ना तो साउथ इंडिया तो गया हमारे हाथ से। समझ में आ रहा है, हाँ गौरव समझ में आ रहा है। उसके बाद में अब क्या होगा, शुरुआत कहाँ से होती है कि ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मैसूर का जो ये पोर्ट है माहे, याद है मैं कब से इसका जिक्र कर रहा हूँ, जो मैसूर के अंडर में, और फ्रेंच भी अपना सामान यहीं से लाते थे। भाई फ्रेंच को याद रखना हरा तो दिया था, पर फ्रेंच को ये भी तो कहा था कि आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस इज़ अलाउड, बट नो आर्मी नो फोर्टिफिकेशन, वो मना है, बाकी बिजनेस अलाउड है। तो वो अपना यहाँ से लाते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। अब हुआ क्या, जैसे ब्रिटिशर्स ने सीज़ किया माहे का पोर्ट, राइट, इनके यहाँ पे कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। बट कंक्लूजन में आपको ये समझना है कि ब्रिटिशर्स ने माहे को अटैक किया तो क्या हैदर अली देखता रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं देखेगा।
अब माहे का पोर्ट तो मैसूर के लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि मैसूर के सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहीं से होते थे, आप ये समझो। तो ये कितना वाइटल था किसके लिए, मैसूर के लिए, ये वाला पोर्ट माहे का, और ये पूरा मैसूर का एरिया है आप ये मानो, तो इतना इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई, क्योंकि अब वो कैप्चर क्यों किया होगा, अब ब्रिटिशर्स ने, ये मैंने कहा ना फ्रेंच के भी सामान सारा यहीं से आता था, ट्रेडिंग सेंटर, तो ये फ्रेंच के पास टेक्नोलॉजी थी, मैसूर के पास थोड़ी थी। मैसूर को भी सिखाई किसने थी, फ्रेंच ने, शिप बिल्डिंग वगैरह। तो आप कहोगे कि ये पोर्ट तो मैसूर का है, पर इसको ऑपरेट कौन कर रहा था, फ्रेंच। समझ में आ रहा है, क्योंकि बिजनेस तो फिर भी अलाउड था, ऑपरेट फ्रेंच कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उनके पास ही नेवी थी, ये भी ध्यान रखना, फ्रेंच के पास नेवी थी, ब्रिटिश के पास में थी, मैसूर के पास में नेवी नहीं थी। तो फिर आप बोलोगे सर वो कैसे सामान आता जाता था, वो हेल्प लेते थे किसकी, फ्रांस की, फॉर व्हाट, फॉर बिजनेसेस, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने अटैक किया माहे पे, फ्रांस को अच्छा नहीं लगा, फ्रांस तो कुछ कर नहीं सकता था, पहले से ही तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है वो तो, है ना। तो कौन कर सकता था, मैसूर कुछ कर सकता था, यस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था। तो फिर लड़ाई हो गई, लड़ाई अच्छी खासी चलती है, हैदर अली की डेथ होती है इस लड़ाई में, जस्ट बिकॉज ऑफ कैंसर। उनके बेटे टीपू सुल्तान लड़ाई को आगे करते हैं। हो क्या रहा था कि लड़ाइयाँ चल रही हैं, प्रॉब्लम ये हो रही थी सेकंड लड़ाई में कि कोई भी क्या नहीं निकल रहा था, कंक्लूजन आ ही नहीं पा रहा था, कभी कोई जीत रहा है, कभी किसका पलड़ा, कभी क्या हो रहा है। रिजल्ट में क्या हो रहा था, सिर्फ लॉसेस, सिर्फ लॉसेस। ब्रिटिशर्स ऑल्सो वांटेड टू एंड दिस वॉर, एट द सेम टाइम मैसूर वॉज ऑल्सो वांटेड टू एंड दी वॉट वॉर, क्योंकि हैदर अली मर चुका है, मैसूर स्ट्रॉन्ग है, अभी ध्यान रखना। तो मैसूर भी अब काफ़ी लड़ाई होगी, ब्रिटिशर भी चला ठीक है यार बंद करो, कंक्लूजन कुछ आ नहीं पा रहा है, समझ में आ रहा है। दैट्स वाई एक ट्रीटी साइन होती है 74 में, इट इज़ ऑल्सो सीज फायर ट्रीटी। कहते ठीक है यार बंद करो, कुछ नहीं हो पा रहा है, कभी और लड़ेंगे यार, देखेंगे अभी टाइम नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब फिर सीज फायर हो गया। हैदर अली के मरने के बाद टीपू सुल्तान ने 2 साल इस लड़ाई को लड़ा था, पर कंक्लूजन नहीं आया कुछ भी, ठीक है, कि फाइनल क्या हुआ वो नहीं आ पाया। इस लड़ाई में ध्यान रखना, इस लड़ाई में ना तो निज़ाम इन्वॉल्व थे ना मराठा इन्वॉल्व थे, बेसिकली इट वॉज प्योरली बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस, गॉट इट। अब क्या होता है, 2 लड़ाइयाँ हो गई, सेकंड का तो कुछ कोई विनर था ही नहीं अगर देखा जाए, पर मैं आपको कहूँ कि विनर एक तरह से ब्रिटेन ही था, क्योंकि वो अपनी पावर बढ़ा रहा था। और लड़ाई में हैदर अली के मरने से, जब भी कोई राजा मरता है ध्यान रखना, उसके इनिशियल फेज़ में 5-10 साल या 5 साल कहीं ना कहीं स्टेट थोड़ा वीक होता है, क्योंकि दोबारा जो आएगा नया, उसको अगर वो मजबूत भी है तो टाइम लगता है उसको, दैट्स वाई। फिर तीसरी लड़ाई होती है, दूसरी समझ में आ गई, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ये तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, नो नीड टू गो थ्रू एनी बुक आफ्टर दिस, कुछ भी नहीं पढ़ना है, समझ में आया, यही पढ़ लो, इसको रट लो, याद कर लो, कहानी पूरी समझा दी है, अच्छे से याद करनी है आपको। तीसरी लड़ाई क्या होती है, 89 से 92। अब ये क्यों होती है, आप ये ध्यान रखना कि पहली लड़ाई का कारण क्या था, मैसूर का एक्सपेंशन होना, सबको पसंद नहीं आता, एरिया कैप्चर का। दूसरी लड़ाई क्यों हुई थी, माहे पोर्ट को कैप्चर किया था। तीसरी लड़ाई का कॉज क्या था, त्रावणकोर। त्रावणकोर याद है आपको, मैं कब से समझा रहा था, त्रावणकोर ये एरिया है नीचे का, मैसूर यहाँ है। अब क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान अपना आराम से रूल कर रहा है, सब खुश हैं, सीज फायर हो गया। आप ये मत सोचना कि वो उतावले हैं लड़ाई के लिए, अगर आप उस समय में जाओगे तो आपको ये मिलेगा कि सब नॉर्मल चल रहा है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। 2 लड़ाइयाँ हो चुकी है, ब्रिटेन अपना काम कर रहा है, मैसूर टीपू सुल्तान अपना रूल कर रहा है। लड़ाई कब होती थी, जब कुछ चीज़ होगी, इमीडिएट कोई रीज़न होगा लड़ाई करने का, बाकी सब नॉर्मल चलता था। यह बात ध्यान रखना है, ऐसे दिमाग में उठाना कि भाई लड़ाई होने वाली है, चुपचाप क्यों बैठ गए, 10 साल तक कुछ क्यों नहीं कर रहे, अरे क्यों करेंगे, उनके पास कोई रीज़न होना चाहिए, ज़बरदस्ती थोड़ी मरना चाह रहे हैं। ब्रिटिशर्स तब तक लड़ाई नहीं करते थे जब तक उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात ना आ जाए, ये बात ध्यान रखना हमेशा। सो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर अब कब हुई, 89-92, ठीक है। इस लड़ाई में क्या होता है, त्रावणकोर पिक्चर में आता है, त्रावणकोर के साथ क्या दिक्कत हुई थी। हालांकि ये सब भी डिटेल ही है, इतना सब भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है हमको। त्रावणकोर में क्या हुआ, टीपू सुल्तान एक अच्छा रूलर था, स्ट्रॉन्ग रूलर था, मैसूर बिल्कुल स्टेबल था, नॉट अ प्रॉब्लम। लड़ाइयों से ही वीक हुआ वो, 2 लड़ाइयाँ शुरू में हुई, उससे थोड़ा खर्चा होता है तो वीक तो होते ही हैं, बट अब जो बात की 2 लड़ाइयाँ होंगी ना, उसमें तो मैसूर पूरा वीक हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी। अब तीसरी लड़ाई में क्या हुआ कि टीपू तो पावर में आ ही चुका था, उसने अपने क्या किया, उसने सोचा यार ब्रिटेन से हमारे पहले भी झगड़ा हो चुका है, फ्रांस से हमारी अच्छी बनती है, क्यों ना मैं और अपना एरिया एक्सपेंड करूं, बिजनेस एक्सपेंड करूं। इसने अपने एम्बेसडर फ्रांस भेजे, टर्की भेजे, फॉर व्हाट, बिजनेस, एक्सपोर्ट करोगे तो पैसे आएंगे तो आप ज़्यादा टाइम तक क्या कर सकते, लड़ाई को सस्टेन कर सकते हो। लड़ाई लड़ने के लिए पैसे चाहिए, सीधी सी बात बताऊँ मैं आपको।
इन्होंने क्या किया, इसने सीधा ट्रावनकोर पर अटैक कर दिया, जो किसका एलाय था, ब्रिटिशर्स का। ठीक है, सवाल ये आएगा ट्रावनकोर पर अटैक क्यों किया, कुछ सपना है इसको रात को कि ट्रावनकोर पर अटैक करना है? अटैक इसलिए किया, टीपू सुल्तान का एक, आप ये मान लो एक ट्रेटर था, गद्दार था, इन्हीं के किंगडम का राजा, इनके राज्य का, उसको शरण दे दी ट्रावनकोर ने, आश्रय थे। टीपू सुल्तान ने बोला भाई समझा रहा हूँ, दिमाग मत खिसका मेरा, चुपचाप से उसको हैंड ओवर कर दे, राइट। ट्रावनकोर ने बोला नहीं कर रहा, जो करना है कर लो, कैप्टन असल हमारे साथ हैं। कैप्टन से बोला तो टेंशन मत ले, तो बढ़िया मैं पीछे हूँ, राइट। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, वापस क्लैश। टीपू सुल्तान ने इस बात को अपनी ईगो पे, वो बहुत प्राउडी था, ये ध्यान रखना, बहुत ईगोइस्ट था टीपू सुल्तान, मतलब कह दिया सलमान खान की तरह, एक बार कमिटमेंट हो गया, समझ में आ रहा है। तो बहुत ईगो प्राउड था बहुत उसको, तो उसने कहा भैया मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि चुपचाप से उसको हैंड ओवर कर दे। ट्रावनकोर ने बोला चल टाइम पास मत कर, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रावनकोर को सपोर्ट किसका था, ब्रिटिशर्स का। दैट्स वाई वो इतना उछल रहा था कि इतना मैसूर बड़ा राज्य, फिर भी वो इतना मतलब कंट्रोल में नहीं आ रहा। उस समय भारत में जो ब्रिटेन को पूरा रूल करता था वो एक कॉर्नवालिस भाई साहब है, लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आ जाते हैं 86 और 93 तक रहते हैं। तो यू कैन सी कॉर्नवालिस को आए हुए 3 साल हो चुके हैं। कॉर्नवालिस मतलब आप सोच रहे ये कौन है, याद है हर यूरोपियन पावर एक गवर्नर अपॉइंट करते थे, मतलब भाई इंडिया का कामकाज कौन संभाल रहा है इस समय, हु इज़ द सोल अथॉरिटी हियर, राइट। तो नाम क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हालांकि वो एक्ट पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था उस समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वही भाई साहब है, ये वही भाई साहब है, आपको नहीं पता, जिसने अमेरिकन हिस्ट्री नहीं पढ़ी। अमेरिका में इनको बहुत थप्पड़े पड़ी थी, वहाँ ज़बरदस्त पिटाई हुई है इनकी, अच्छी कुटाई वहाँ पे हुई इनकी। किसने की थी, अमेरिकन्स ने, राइट। और फ्रांस भी इन्वॉल्व था, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वहाँ पे इनकी बहुत पिटाई होती है। ये क्वीन विक्टोरिया के रिश्तेदार थे, मतलब आई मीन जो एलिजाबेथ थी उनके रिश्तेदार थे, बहुत क्लोज थे। तो जो जब आप कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे ना, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, तो वहाँ पर रेवोल्यूशन क्यों हुआ है फ्रेंच में, तो लोग परेशान थे, आम लोग, इलाइट क्लास, एक जो ना सबसे उच्च वर्गीय लोग, उनका अलग ही स्वैग चल रहा है वहाँ पे, उनको भगवान के बराबर मान जाता था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ, बहुत बकवास सिस्टम था। क्लर्जी भी एक अलग ब्रांच होती थी वहाँ पे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या किया, अमेरिका से हार गए, फिर ये ब्रिटेन जाते हैं, इनको बोलते कोई नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, दुखी नहीं होते, आपको इंडिया भेज देते हैं, हम वहाँ पे आपको क्या अपॉइंट करेंगे एज ए गवर्नर जनरल, ऑलरेडी हार के आया हुआ है। तो ये तो वैसे ही तंग था, पर हाँ इसकी एक अच्छी बात थी कि ये सिस्टम पसंद करने वाला व्यक्ति था। मतलब सिस्टम होता ना कि भाई पुलिसिंग सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, रूल ऑफ लॉ हो, लाइक दिस। तो कॉर्नवालिस बोलते हैं अच्छा हमारे भाई साहब ट्रावनकोर को परेशान किया जा रहा है, तो इन्होंने अटैक कर दिया मैसूर पे, इनको तो बहाना चाहिए था। और ये अब आप सोचोगे सर कई बार तो ब्रिटेन अटैक कर रहा है, कई बार नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चों कि जब जैसा रूलर, जैसा गवर्नर जनरल इंडिया में ब्रिटेन से आएगा, वो अपनी सोच उसकी जैसी होगी, वैसा नतीजा आपको ग्राउंड पे मिलेगा। डलहौजी साहब एक अलग टाइप के इंसान थे, एलनबरो, माउंटबेटन, जैसे भी लोग आएंगे आप देखोगे उनकी पॉलिसी, जो इंसान आएगा वो जैसी सोच, जैसा मुख्यमंत्री आएगा स्टेट में वही तो पॉलिसी होगी, जैसा इंडिया में प्रधानमंत्री आएगा आपको वो पॉलिसी दिखाई देगी। तो वैसा ही सेम ऐसा होता था कि कॉर्नवालिस ने क्या किया, ये तो बड़े माहिर थे वॉर वगैरह सब में, भले हार जाते थे, इन्होंने अटैक किया मैसूर पे, मैं ब्रिटिशर जीत के, कॉर्नवालिस बहुत खुश हुआ, रहे यार मैं तो बस अमेरिका में हारा था, अब आके जीता हूँ, फुल पार्टी, मतलब चल रही है दारू वारू एकदम। और यहाँ पे एक हारा कौन, टीपू सुल्तान। इसका मतलब हारने का मतलब होता है आपका एरिया गया। मैसूर किंगडम अब हो रही है शॉर्ट, अब ध्यान रखना उनका डिक्लाइन शुरू हो रहा है, तीसरी लड़ाई से डिक्लाइन शुरू हुआ, मैसूर वीक होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 3 लड़ाई आप लड़ोगे और आपके पास कोई सोर्स भी नहीं है, वो तो ब्रिटेन से पैसा ले भी सकते हैं, उनके पास तो पूरी दुनिया पे कब्जा है ब्रिटेन का, वो तो बहुत पावरफुल है आपसे, आप तो वीक होते ही जाओगे। फिर एक ट्रीटी साइन हुई सेरिंगपट्टनम में, इस लड़ाई के बाद ट्रीटी एंड वॉर, मैच द फॉलोइंग हमेशा आएगा। टीपू ने मालाबार कोस्ट तक को हार गया। मालाबार कोस्ट कौन सा था, ये मालाबार कोस्ट है, राइट। ये एरिया था ना, आपको याद है माहे पोर्ट तक पूरा मैसूर फैला हुआ था, ये वाला एरिया बोला अंग्रेज़ों ने भैया ये एरिया हमको दे दो, दे दिया, देना ही पड़ा, लड़ाई हार गए थे। तो टीपू सुल्तान जब इसको हार जाएगा तो उसके एक्सपोर्ट गिर गए, एकदम से डिक्लाइन आया किसमें, एक्सपोर्ट में, राइट। और एक्सपोर्ट के बाद में जब गिरा तो ऑलरेडी वीक, अब वीक ही होता जाएगा, वो पैसे ही नहीं है, लड़ाई से रिकवर करेगा उससे पहले ही चौथा थप्पड़ पड़ जाएगा अंग्रेज़ों का। कैसे, लेट्स सी। 3 लड़ाई समझ में आ गई आपको, ये अच्छे समझना है। देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता, पर दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, इससे बेहतर आपको कोई पढ़ा ही नहीं सकता। यूट्यूब पे भी चले जाओ आप, ऑनेस्टली बता रहा हूँ,
मैंने सारी क्लासेस देखी यूट्यूब पे, जितना डिटेल में पढ़ाया गया ना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और उतना ही काम का जितना आपको समझना है, ठीक है। अब आखिरी चीज़ है, फिर ये टॉपिक ख़त्म है हमारा, मैसूर की आखिरी लड़ाई, ठीक है। अब चौथी लड़ाई में टीपू सुल्तान वीक हो चुका है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन पे जा चुके हैं, तो ये तो बचना चाहेगा किससे, एक और लड़ाई से, समझ रहे हो। तब तक, जब तक कि कम से कम स्ट्रॉन्ग तो हो जाऊँ इतना, ब्रिटिशर्स तो चाहेंगे भैया वीक है, थप्पड़ मारो, हटाओ इसको और मैसूर एनेक्स करो फटाफट, टाइम नहीं है इतना। अब याद करो कि इससे पहले मैंने कहा था कॉर्नवालिस आए कब, 86 में, और भारत छोड़ के निकल लिए 93 में, मतलब कोई और आएगा, यस। अब आया लॉर्ड वेलेस्ली, और वो तो भाई साहब तबाही मचा दी। हालांकि उसके बाद उनके बीच में भी एक और आए थे, वो इतने खास नहीं थे। लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, भारत में कदम रखते हैं। इनका नाम तो भैया आधी रात को भी याद होना चाहिए आपको। अब ऐसा क्यों है, आधी रात को क्या कर दिया इन्होंने ऐसा, आगे बताऊंगा। लॉर्ड वेलेस्ली कब आए थे इंडिया में, 1799, कब तक रहे, 1805। सबकी डेट याद होनी चाहिए आपको, हर गवर्नर जनरल की, और दैट इज़ इंपॉर्टेंट, राइट। मुझे खुद याद करने में 1 साल लग गया था। तो 1799, 1804, 1805 ढंग से, राइट। आपको भी टाइम लगेगा पर जल्दी करनी है। तो आप देखो क्या हुआ, ये आए, इनकी पॉलिसी कुछ और होगी। ये मतलब इनके बारे में एक बात बहुत फेमस है, इनके बारे में बात फेमस है कि इन्होंने क्या किया, कि इंडिया को, राइट, इंडिया, इनका एक बंगाल टाइगर के नाम से भी फेमस हो, इनका एक था कोटेशन कि इन्होंने ब्रिटिश रूल जो था ऑफ इंडिया उसको चेंज करके कर दिया ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मतलब ये एक छोटी सी बात लग रही होगी पर बहुत पावरफुल बात है। इनका रूल था भैया सीधा एरिया कैप्चर करो, उठा के फेंको इधर उधर जो भी सामने आ रहा है, बस एरिया धुआंधार कैप्चर करो, एक्सपेंड करो ब्रिटेन को। और पूरा मतलब सोच के आए थे, इंग्लैंड से ही माइंड बना के आए थे, माइंड सेट था इनका कि जाते ही तबाही मचा दूंगा मैं, राइट। तो वेलेस्ली साहब आए और आते ही इन्होंने सब तैयारी बैकग्राउंड में करके आए थे ये भी। अब टीपू सुल्तान बोले यार क्या हो रहा है, इनके तो समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर दिया है मुझे। टीपू सुल्तान के पास गए कि कौन है सबसे कमज़ोर, कौन है आसपास साउथ इंडिया में, इनके पास गए, इनको बुलाया, देखो भाई साहब ये तुम्हारे सामने 2 मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। बोले ये 2 ऑप्शन क्या है, बोले कुछ नहीं है, दोनों में तुम्हारी मौत तय है। ऑप्शन ये है कि एक में तो ट्रीटी साइन करनी है आपको। अब ट्रीटी कौन सी थी बच्चों, सब्सिडरी अलायंस का जन्म इन्होंने किया था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नाम हमेशा याद रखना। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि किसने बनाई थी, दैट इज लॉर्ड वेलेस्ली। ये भारत में लेके आए थे, क्वेश्चन कितने एग्जाम में रिपीट हुआ है, हज़ारों बार। तो लॉर्ड वेलेस्ली वॉज द क्रिएटर ऑफ सब्सिडरी अलायंस। याद है वो 2 ट्रीटी, और 2 ट्रीटी का काम क्या था, लगातार एरिया जीतना, या तो लड़ाई से या ट्रीटी से। तो टीपू सुल्तान को इन्होंने सब बैकग्राउंड में सब तैयार था, इन्होंने इसका एक डॉक्यूमेंट बोला, ये लो ये सब्सिडी लाइन्स है। तो टीपू सुल्तान बोला इसमें क्या है, इसमें लड़ाई है ना। तो उन्होंने बोला भाई लड़ाई तो वैसे ही नहीं करनी, कमज़ोर हो चुका हूँ मैं। बोले ठीक है यार, चाहता तो वो क्या चूज़ कर सकता था, सब्सिडी लाइन्स। बट शॉकिंगली मेरी बात के उल्टा इन्होंने बोला नहीं मैं तो लड़ूंगा, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। इन्होंने बोला कि भाई मैं एक दिन शेर की तरह जी लूँ या पूरी ज़िंदगी मैं भेड़ बन के जीऊँ, इससे अच्छा एक दिन जी के मर जाऊँ मैं, राइट। इनका कोटेशन खुद कही थी इन्होंने ये बात। तो फिर बोलते हैं आ जाओ मैदान में मिलेंगे, वेलेस्ली बोलते हैं यार आते ही पाप कराओगे, ठीक है। आए, चौथी लड़ाई हुई, मैसूर तो वीक हो चुका था, ब्रिटिशर्स ने इनको बोला सब्सिडाइन कर लो, इसने बोला नहीं मैं मानूंगा नहीं, रिजेक्टेड। मैसूर पर अटैक हो गया दोनों साइड से। इस बार निज़ाम को शायद साथ में ले लिया था किसने, ब्रिटिशर्स ने, राइट। अब क्यों लिया था मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इस टाइम तक निज़ाम ऑलरेडी अंडर आ चुका था। किसके, इस ट्रीटी का सबसे पहले यूज़ ही निज़ाम के ऊपर किया था। वो कह रहा यार मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है इस जगह से, राइट। ये आप समझ रहे हो कि निज़ाम क्यों साथ में आया, हर चीज़ का आंसर है। बैकग्राउंड में वेलेस्ली ने क्या किया, देखो जब मैं आपको सब्सिडी लाइन्स पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा कि निज़ाम को सबसे पहले कैप्चर किया था, इसलिए मैं अभी तक इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो निज़ाम को 1799 में ये बोला कि लो भैया ये साइन करो फटाफट। बोला ठीक है भैया, इससे क्या होगा, इससे मेरा एरिया तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, बस प्रॉफिट हमारा होगा। तो ठीक है साइन कर लेंगे इतना। अब क्या हुआ, निज़ाम ने क्या किया, उसने भी साथ किया। ईस्ट की तरफ से निज़ाम ने अटैक किया मैसूर पे, और ब्रिटेन ने भी अटैक किया साउथ वेस्ट की तरफ से, वो डायग्राम आपको याद ही होगा। टीपू सुल्तान मर गया सेरिंगपट्टनम में। मैसूर किसका पार्ट बन गया, अब ब्रिटिश इंडिया का। मैसूर का एनेक्सेशन कंप्लीट हो गया, और ये बहुत बड़ा एक एरिया था। अब क्या हुआ, वाडिया डायनेस्टी, तो मैंने कहा ना पहले से गद्दी पे बैठे हुए थे, वो तो बेचारे नाम के थे, उनको एक पपेट के किंग के रूप में बिठा दिया, आज तक बैठे हुए हैं, राइट।
मतलब अब तो खैर कोई नहीं है, बट वायडेर डायनेस्टी को बिठा दिया कि भाई तुम एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, बाकी हम देख लेंगे सब। समझ में आया? इस तरह से मैसूर को क्या किया, पूरी तरह से एनेक्स किया। तो अब एनेक्स करने के बाद ब्रिटेन का जो इन्फ्लुएंस है इंडिया में वो लगातार क्या हो जाएगा, बढ़ता ही जाएगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, देखो यहाँ देखो एरिया कितना रह गया मैसूर का। आफ्टर चौथी लड़ाई के बाद, एंग्लो मैसूर वॉर 4, चौथी लड़ाई के बाद में एरिया कितना रह गया, इतना सा, मतलब ये एरिया गया, यहाँ गया, ये एरिया तो ब्रिटेन ले गया, याद है मालाबार वाला, ये निज़ाम ने ले लिया। देखो निज़ाम तो खुश यार, तो अच्छी बात है यार, मतलब सब्सिडी लाइन्स करना फ़ायदे का सौदा साबित हुआ। ये मराठाओं ने ले लिया था, याद है। अब ये सारा एरिया आपस में बांट के मैसूर को बेचारे को इतना सा कर दिया, मतलब, और इस पर वायडेर डायनेस्टी थी, और उस पर भी रूल किसका था, अल्टीमेटली किसका था, ब्रिटिशर्स का। समझ में आया? सो बैकग्राउंड में आपको चीज़ें समझनी है। अब आप क्या समझोगे, ये जो एक था ना एरिया नॉर्दर्न सरकार, ये एक छोटा सा निज़ाम के अंडर में एरिया आता था, इस पर भी ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया इसी दौर में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि नॉर्दर्न सरकार किसके अंडर में था, अंडर दी ब्रिटिशर्स। यहाँ भी लिखा हुआ भी है, देखो ये रेड वाला एरिया किसके अंडर था, ब्रिटिश डोमिनियन। क्लियर? तो अब हम समझ गए, और यहाँ पे क्या लिखा है, पेशवा टेरिटरी। अब समझ गए पेशवा कौन था, वही मराठा। तो उनका भी नंबर आएगा, अभी कैप्टन असल बोलेंगे भाई धीरे धीरे करके एक एक करके। ये हो गया 2 नंबर पे, कौन हो गया, मैसूर। टाइम कितना हो गया? अब देखो इसके बाद अगर ये आप समझ गए हो तो ये क्वेश्चन सही होना चाहिए। फिर ये CDS का प्रीवियस क्वेश्चन है, रीड करो, और बहुत ही सिंपल, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है एकदम। क्या बोल रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ मरा, और हमने पिछली स्लाइड में देखा था, क्या देखा था, टीपू डाइज एट सेरिंगपट्टनम इन 1799। इट मीन्स क्वेश्चन CDS में आया हुआ है, आई थिंक 17 का या 18 का क्वेश्चन है ये। कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वेयर ही डाइड, मैंने ये भी बताया था सेरिंगपट्टनम कैपिटल है किसकी, मैसूर। वो भी याद रहता तो भी आपका आंसर सीधा आंसर आप टिक कर पाते। मैं 2 बातें बता रखी थी आपको, और दूसरी बात कहाँ मरा, चौथी लड़ाई के बाद सेरिंगपट्टनम में। तो आप बातें ध्यान से सुनोगे तो CDS के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं होंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक से नहीं होंगे, तो उनको हाथ भी मत लगाना। और सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो क्वेश्चन हाथ नहीं लगाने वाले ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन CDS में आया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरकोट द कैपिटल ऑफ कार्नेटिक। अब हमें क्या पता आरकोट की लोकल पॉलिटिक्स क्या है, कि वहाँ राजा कौन बनाई, अब वो तो हमने पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसी चीज़ों को यू हैव टू स्किप दैट क्वेश्चन। समझ में? एक आधा क्वेश्चन ऐसे CDS में आए हुए हैं, बहुत एब्सर्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने कहा हिस्ट्री में मैक्सिमम आपको बेनिफिट उठाना है। अब ऐसा थोड़ी कि आरकोट पे क्वेश्चन आ गया तो आरकोट की हिस्ट्री पढ़ने लग जाऊंगा मैं। ऐसे UPSC वो पागलों के लिए करती है, कुछ पागल होता है ना, वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, अच्छा इस बार इसमें से पूछा है पूरा पढ़ लूँगा इस बार, वही रिपीट ही नहीं कर रहा। जिस साल CDS में आरकोट पे पूछा ना, आप हैरान हो जाओगे। अगली साल पता है किस पे पूछा था, ट्रावनकोर, जो मैंने आपको पढ़ाया। उसके अगले साल पूछा था केरल पे। तो आप किस को पढ़ोगे, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो एक क्वेश्चन छोड़ने में क्या जा रहा है आपका, जब 10 में से 9 सही हो रहे हैं, एक छोड़ दोगे तो क्या दिक्कत है, वो एक छोड़ने वाला ही है। UPSC कह रहे हैं भैया मत अटेम्प्ट करो उसको, वो खुद कह रहे हैं, तो इसलिए छोड़ना है उसको। ऐसे क्वेश्चन आप जब खुद सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे एक आधे क्वेश्चन ऐसे रिगार्डिंग ट्रावनकोर, रिगार्डिंग मैसूर, राइट। तो हमको उस पर जज्बाती होकर उस पर नहीं जाना है, क्लियर। और उसका आंसर आपको ना तो NCERT में मिलने वाला है ना स्टैंडर्ड बुक में मिलने वाला है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर है, ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मैसूर का। अगर अब मैसूर को आप देखोगे कि पूरा क्लियर है, तो अब अगला नंबर किसका आने वाला है, मराठा एम्पायर का, ठीक है। तो पुट द हेडिंग थोड़ा सा मैं लिखवा देता हूँ आपको, किसके बारे में, विद रिगार्ड टू मैसूर। यस, मैं लिखवाना भूल ही गया था कि लिखवाना भी है। ये क्या लिखवाएं अब, कितना अच्छा डायग्राम बन गया। कोई बात नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपन को। स्टार्ट करो। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, समझ में आ गया अच्छे से, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। 2 घंटे क्लास होगी ना आज। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर। तो इसमें आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, मैसूर
was second in sequence of annexation. सर पता है ना, सेकंड था. पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स मैंने 30 पेजेस में बनाए थे अपने, जब मैंने प्रिपरेशन की थी, और उन 30 पेजेस को मैं 10 बार रिवाइज़ करके गया था. तो मेरे बहुत बेनिफिट होता है एग्ज़ाम में. जो रिवीजन मैक्सिमम करेगा सिलेक्शन उसी का ज़्यादा होगा, बजाय कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है और एक दो बार ही पढ़ा है. आपको खुद भी फील हो ही जाता होगा कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है. कम पढ़ना, पर मिनिमम, अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी कहो ना, हर सब्जेक्ट को 5 टाइम रिवीजन होना चाहिए, 5 बार. बिना 5 बार रिवीजन करके गए तो आते हुए भी आप वहाँ पे ना खुद को चोट, मतलब खुद सोचोगे कि यार मैं कितना बड़ा गधा हूँ, ये मैं क्या है, ये मैंने पढ़ाया था, याद भी है, भूल रहा हूँ मैं. और अगर भूल रहे हो तो या फिर क्या तैयारी की आपने एग्ज़ाम की, क्यों बैठे एग्ज़ाम में? फिर आपको इतना भी नहीं आपसे हुआ कि मैं जो पढ़ा है उसको याद रख के ले जा पाऊँ. मतलब लड़ाई में गए हो, हथियार भी लेके नहीं गए हो, तो क्या करोगे वहाँ जाके? समझ में आ रहा है? सो इट्स बेटर कि आप कम से कम 5 टाइम रिवीजन करो, 10 टाइम्स करो, तो दैट इज़ ऑसम. मतलब फिर तो आपको कोई रोक ही नहीं पाएगा, लाइन से एग्ज़ाम क्लियर होंगे. बट आप सोचोगे नहीं बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, ऐसे नहीं होना चाहिए. एक चीज़ पे फोकस ढंग से करो, है ना. और एक बार कर लिया ना एक सब्जेक्ट को अच्छे से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं. फिर आप 15 दिन बाद भी उठाओगे तो आपको कम से कम 70% तो याद ही रहेगा. ठीक है. और ये तो ऐसा पढ़ाऊँगा आपको कि आपको वैसे भी याद रहेगी स्टोरी, भले आप थियोरटिकल चीज़ भूल जाओ, फैक्चुअल चीज़ें भूल जाओ, वो आपके ऊपर है कि आप याद करते हो कि नहीं करते. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट हो गया. अब उसमें सेकंड पॉइंट लिखो कि मैसूर वॉज एन इंडिपेंडेंट किंगडम. मैसूर वॉज एन इंडिपेंडेंट किंगडम ओरिजिनली रूल्ड बाय द वॉडियार डायनेस्टी. आज भी वॉडियार ही रहते हैं, मिल के आ जाना. उनके आई थिंक राजकुमार की शादी हमारे यहाँ की किसी राजकुमारी से हुई है अभी, राजस्थान की, आई थिंक पता करौली की है, ऐसा कुछ है ना. और सबसे रिचेस्ट रॉयल फैमिली भी यही है आज की डेट में, मैसूर. पता है ना आप लोगों को, इंडिया की सबसे रिचेस्ट रॉयल फैमिली भी यही है. 15-20 पता नहीं कितने हज़ार का तो महल ही है इनका, 15,000 करोड़. जो मैसूर पैलेस देखा दशहरा में खूब हाईलाइट होता है वो, आई मीन सुना होगा आपने. तो रूल बाय द वाइडेड डायनेस्टी. ठीक है, लिख लिया. नेक्स्ट, मैसूर वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर. मैसूर वॉज अर्लियर पार्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर. Vijayanagar Empire and report directly to their king. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, it took four Anglo-Mysore war between Britishers and Mysore. It took 4 Anglo-Mysore war between Britishers and Mysore to annex it. Full stop. ठीक है. उसके बाद आओगे two prominent rulers, Hyder Ali and Tipu Sultan. Two prominent rulers, Hyder Ali and Tipu Sultan, were the main soldiers of Mysore. To defend it, right? Then you have to write next point, Chika Krishna Raja, the king of Mysore. Chika Krishna Raja 1734 to 1766. ये टाइटल लगाते हैं, जैसे सवाई लगाते हैं, है ना. जैसे चीका भी एक टाइटल है. सवाई जो है ये किस मुग़ल बादशाह ने दिया था जयपुर के राजपूतों को? जयपुर में रहते हो इतना तो पता ही होगा. सवाई पता करके आना. अकबर है, जहांगीर है, शाहजहाँ है या औरंगज़ेब है, राइट. किसने
सवाई जो टाइटल है ये दिया था, ठीक है। सवाई जो लगाते ना उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये कृष्ण जी का राजा, ये डेट आपने लिख लिया होगा, ठीक है। द किंग ऑफ मैसूर and his two ministers Nandraj and Devraj, and his two ministers Nandraj and Devraj deal with the administration, ठीक है, क्लियर। फिर लिखो हैदर अली अलग से अंडरलाइन करके 1722 से 1782, 1722 से 1782 हैदर अली, राइट। तो क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट लिख लो, ही स्टार्टेड एज अ पैटी आर्मी ऑफिसर इन मैसूर आर्मी। फर्स्ट पॉइंट, ही स्टार्टेड एज अ पैटी आर्मी ऑफिसर इन मैसूर आर्मी। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन मिलिट्री टैक्टिक्स एंड इंटरनल पॉलिटिक्स। ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन मिलिट्री टैक्टिक्स एंड इंटरनल पॉलिटिक्स। समझ में आया? बहुत शानदार थे इंटरनल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, he captured the power after the death of Nandaraj. He captured the power after the death of Nandaraj, but not officially acquired the throne. He captured the power after the death of Nandaraj, but not officially acquired the throne. ठीक है, full stop. नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में, ही ट्रेन्ड हिज आर्मी ऑन द यूरोपियन लाइन्स विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। ही ट्रेन्ड हिज आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स विद द हेल्प ऑफ फ्रांस, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, ही सेट अप द मॉडर्न आर्टिलरी। ये सारे पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं, दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है। और वीकली टेस्ट लूँगा तो समझ में आ ही जाएगा कौन कितने पानी में, ठीक है। तो इट सेट अप द मॉडर्न आर्टिलरी, क्लियर। और लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, he died because of cancer. He died because of cancer post सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसके बाद में मरा था, ये इसी के बीच में ही कह सकते हैं। तो पोस्ट सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, क्लियर। उसके बाद में लिखो बाजीराव नहीं, उसके बाद में लिखो टीपू सुल्तान। ये डायग्राम तो पता ही, आप सबको एक्सप्लेन किया था। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बातें हैं, इनके बारे में एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा गया है बच्चों, ठीक है। इनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, इन्होंने क्या किया था मैसूर के लिए। तो लिखो मैसूर आ गए 82 से 1999 1799, कहाँ पे पावर में आ चुके हैं मैसूर में, ठीक है। और पहला पॉइंट सब लिख लो यहाँ, तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट कॉपी पेस्ट करो। एवरीथिंग इज इंट्रोड्यूस न्यू कैलेंडर, कॉइन्स एंड वेट मेजर्स। इंट्रोड्यूस न्यू कैलेंडर, कॉइन्स, वेट एंड मेजर्स। सेकेंड पॉइंट है improvisation in the field of agriculture, trade and commerce, ठीक है। उसके बाद he appointed the custom of giving jagirs, थर्ड पॉइंट, he appointed the custom of giving jagirs, जागीर देने का सिस्टम ख़त्म कर दिया, ठीक है। जिसको नहीं पता जागीर के आगे ब्रैकेट में लैंड लिख लेना, नहीं पता तो। he appointed the custom of giving जागीर। नेक्स्ट लिखो, he reduced the power of polygas। who was the polygas, तो आगे ब्रैकेट में लिख लेना फ्यूडल चीफ्स, जो उनके नीचे, फ्यूडल मतलब टुकड़े, राइट। तो he reduced the power of polygas, who is polygas, ब्रैकेट में फ्यूडल चीफ्स। उसके बाद में ऑर्गेनाइज इन ट्रेनिंग आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स, सेम अपने पापा की तरह, तो जैसे पापा वैसे बेटा,
यूरोपियन लाइन पे अपनी आर्मी को ट्रेन किया। उसके बाद में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट जैकोबिन क्लब वाला कि ही सपोर्टेड फ्रेंच इन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब इन मैसूर। ही सपोर्टेड द फ्रेंच टू सेट अप या इन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स जैकोबिन क्लब्स इन मैसूर। ठीक है, आराम से लिख लो, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट आपको है प्लांटेशन ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगपट्टनम। प्लांटेशन ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी एट सेरिंगपट्टनम। ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं है। बच्चे हिस्ट्री में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे पिछले बैच में, सर उस अंग्रेज़ों के टाइम पे वीज़ा हुआ करता था क्या, यहाँ से बच्चे जाते थे जो अजीब अजीब गरीब क्वेश्चन पूछते थे। क्या? कैंसर का बहुत पहले चल गया था। प्लांटेशन ऑफ ट्री, कैंसर सच में क्या होता है वो तो बाद में डिस्कवर हुआ था। तो ये लिख लिया, ग्रांट ऑफ फंड फॉर द रिपेयर ऑफ श्रृंगेरी टेम्पल। श्रृंगेरी टेम्पल के लिए पैसे दिए थे इन्होंने। ठीक है, तो आज ये सब इतना काफ़ी है आज के लिए इस सेशन में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।